Namaskar everyone. Today in this video we are going to discuss project work in economics for the class 11th और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए बिकॉज CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में जो प्रोजेक्ट है वो 20 मार्क्स का होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 20 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है बिकॉज मैं इसको बहुत ही डिटेल रिसर्च के साथ कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ आपको। तो आगे इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि व्हाट इज प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि होता क्या है ये। देन सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्रोच, हाउ टू स्टार्ट द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि CBSE गाइडलाइंस, विदाउट CBSE गाइडलाइंस हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारे को पूरे मार्क्स मिलने वाले नहीं है, तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट पार्ट है वो तो बिल्कुल अमेजिंग होने वाला है। रीज़न क्योंकि मैंने उसमें सारी स्टेप्स कवर कर ली कि पूरा एक प्रोजेक्ट की क्या क्या स्टेप्स होगी, what are the steps for the preparing projects with a sample project। so वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज लास्ट वाला पार्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको विद ए सैम्पल प्रोजेक्ट में आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, आपको एंड तक देखना है। और उस वीडियो को देखने के बाद में इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती और आप ऑटोमेटिकली अपना इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट खुद ही बना लेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे को 24/7 एनी टाइम हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जो सबसे मोस्ट अवेटेड पार्ट है कि इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि व्हाट इज ए प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट होता क्या है, हमें यही पता नहीं और हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए बेसिक CBSE की जो करिकुलम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क रेफर टू ए असाइनमेंट और टास्क। मतलब आपको CBSE क्या कहता है कि आपको एक असाइनमेंट और टास्क मिलेगा दैट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पार्ट ऑफ देयर कोर्स ऑफ असेसमेंट। तो इसका मतलब ये आपके सिलेबस का पार्ट है, कोर्स ऑफ असेसमेंट है, और ये एक आपका असाइनमेंट है जो आपको एक टीचर देगा। और इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना होता है। तो इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट CBSE ने इंट्रोड्यूस ही क्यों किया, बिकॉज CBSE वांट टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड रियल लाइफ। तो यही एक रीज़न है कि आपको इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी को हमने रियल लाइफ में क्या करना है, उसको हमें रियल लाइफ में एनालिसिस करना है, उसका कनेक्ट करना है, और यही CBSE का ऑब्जेक्टिव है। अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो द पीस ऑफ वर्क असाइन्ड टू यू इज़ टू एनालाइज एन इकोनॉमिक इवेंट and economic theory or economic concept beyond what you have studied in the classroom। तो जो आपने क्लासरूम में पढ़ा है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए ये आपका इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बेसिकली इसको एक पेपर वर्क मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपको रियल लाइफ के साथ इकोनॉमिक्स को कनेक्ट कर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिलीव मी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट बना के आप लोगों के जो लाइफ स्किल्स डेवलप होंगे वो बहुत ही अमेजिंग होने वाले, बिकॉज आप एक रिसर्च एनालिसिस, एक डेटा एनालिसिस करना सीख जाएंगे जो लाइफ में हर लेवल पे काम आता है, एज ए हाउस होल्ड, एज ए बिजनेस, एज ए गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, एवरीवेयर आपको ये डेटा एनालिसिस वाला पार्ट हम इसमें आराम से सीख जाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो रिसर्च मैथोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो वो सारा हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप डेटा एनालिसिस सीख जाएंगे और जो आपकी रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला है, हमेशा काम आने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। सेकंड पार्ट जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ टू अप्रोच, हाउ टू स्टार्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है, तो उसकी कुछ स्टेप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले स्टेप्स है बच्चे, आपको कंसल्ट योर गाइड और रिसर्च स्कॉलर्स। मतलब आपको एक गाइड जो है, गाइड आपके लिए क्या कौन हो सकता है, आपका इकोनॉमिक्स टीचर,
स्कूल के लिए। तो इकोनॉमिक्स टीचर्स जो है उसके साथ आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, क्यों करना है, ये सब कुछ मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश करी है। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप यही है कि आप बिफोर यू सेलेक्टिंग ए टॉपिक, आपको अपने जो इकोनॉमिक्स टीचर है उसके साथ क्या करना है, पूरा हेल्प लेनी है, उनके साथ डिस्कस करना है। क्यों डिस्कस करना है? देखिए, सब कुछ डिस्कस करना है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू डिस्कस एवरीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट विद योर गाइड शुड बी एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। तो आपको सब कुछ डिस्कस करना है कि भाई आप कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उससे क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होने वाला है कि आप अपने जो गाइड है, जो टीचर है, जो पेरेंट्स, जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो स्पेशली इकोनॉमिक्स के टीचर जो आपके हैं, तो उनसे आप डिस्कस करेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? द गाइडेंस विल एंश्योर दैट यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन और एंड द मेथोडोलॉजी बीइंग यूज्ड इज करेक्ट। तो मतलब आपको ही पता नहीं होगा कि आपका जो डायरेक्शन है, जो आप मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले स्टार्ट करने से आपका एक गाइड होना जरूरी है, और वो आपके लिए इकोनॉमिक्स टीचर है। विदाउट गाइडेंस आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इनकम्प्लीट होगा, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए प्लीज़ आप अपने गाइड बहुत ज़रूरी है। गाइड आपके लिए मेरा यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आपके इकोनॉमिक्स टीचर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप देखिए, सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है बच्चे? सेलेक्ट योर टॉपिक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका टॉपिक सेलेक्ट करना, एक अच्छा जो टॉपिक होता है वही आपके प्रोजेक्ट में क्या करेगा, इट मेक्स द बिग डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड एन एक्सेलेंट प्रोजेक्ट। तो इसलिए आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बहुत ही एक डिफरेंस बनाएगा, मेक ए डिफरेंस। तो वो डिफरेंस अगर आपको करना है प्रोजेक्ट में, तो टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए। अब टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए क्या चीज़ हो, तो देखो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंटरेस्ट का टॉपिक लेंगे तो आप उसमें बहुत अच्छा रिसर्च करेंगे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे और आप अपना 100% उसमें देंगे, तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनने वाला है। नाउ कई बार बच्चे क्या होते हैं कि मतलब फैंसी सा टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं, तो और बाद में बीच में उसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज, फर्स्ट यू हैव टू चेक द रिसोर्सेज आर अवेलेबल और नॉट। रिसोर्सेज का यहाँ क्या मतलब है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, तो क्या प्राइमरी डेटा आप खुद कलेक्ट कर पाएंगे उस टॉपिक पे, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है। तो डिफरेंट सोर्सेज को ट्राई करने के बाद ही टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो जो भी टॉपिक लेंगे आपका इंटरेस्ट का होगा, बट उसके तुरंत बाद आपको ये देखना है कि इसके सोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, रिसोर्सेज आर अवेलेबल है या नहीं है। रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, और जो आप नहीं मिलेगी तो क्या आप उसको खुद डेवलप कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों आप कर लेंगे तो फिर आपको अपना प्रोजेक्ट ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट भी ले लेते हैं, 50% काम भी कर लेते हैं और बाद में उनको प्रॉपर रिसोर्सेज या सोर्स इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो फिर वो उसको चेंज कर देते हैं। तो डोंट चेंज, ये ध्यान रखना आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप चेंज करोगे तो आपका एफर्ट्स, टाइम, सब कुछ बेकार जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सेकेंड हमारी अप्रोच थी। देन थर्ड देखिए, अब अगेन हमने डिस्कस किया था कि आपके जो रिसोर्सेज है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो बहुत मैटर करती है। तो इसके लिए हमने एक अलग पॉइंट बता दी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन योर प्रोजेक्ट, तो वो कहाँ से आप ले सकते हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो भी आजकल आप चाहते हैं कि जो भी आपने प्रोजेक्ट लिया, टॉपिक लिया, उसको आपने गूगल में डाला या कहीं भी आपने उसको रिसर्च किया और सब कुछ आपके सामने है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर तो प्रोजेक्ट बनाने का मतलब भी क्या है। तो आपका खुद का भी उसमें इनपुट लगेगा, कुछ आपको हेल्प भी मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इंफॉर्मेशन लेनी है और आपके लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या हो सकती है। बिकॉज गूगल में आप सर्च मारेंगे या कहीं से भी, तो सब कुछ आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। क्योंकि देखिए, यू मस्ट लर्न द collect only the meaningful data from the internet and also try to check the validity and authenticity, क्योंकि हर डेटा ऑथेंटिक नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप डेटा ले रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, कितना वैलिड है, उसके बाद ही उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए आप डू नॉट पुट एनीथिंग एंड एवरीथिंग
अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, वो सब कुछ आपको नहीं लेना है, उसको आपको फिल्टर्ड करना है और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, नहीं चाहिए, वैलिड है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसीलिए आपको मैं पहले से बता देता हूँ कि जो वैलिड जो सोर्सेज है, जो ऑथेंटिक सोर्सेज है इकोनॉमिक्स के लिए, ये सारे हो सकते हैं कि जैसे टेक्स्ट बुक है आपकी, रेफरेंस बुक है, इकोनॉमिक्स जर्नल्स हो सकते हैं एंड इकोनॉमिक पब्लिकेशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स, मैगजीन हो सकती है, इंटरव्यूज़ एंड सर्वे हो सकते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस भी आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं, सर्वे, हैंडबुक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से मैंने ये जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है इकोनॉमिक्स में जो फॉर द सेकेंडरी डेटा, वो सारे मैंने यहाँ कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो आप इन सब से ही आपको जो भी डेटा चाहिए वो लीजिए, मतलब कुल मिला के आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से ही डेटा लेना है, अदरवाइज आपके प्रोजेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपर नहीं होगी, ऑथेंटिक नहीं होगी, तो उसका सारा ऑब्जेक्टिव, सारा रिलेवेंस, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया मीनिंग, सेकंड पार्ट हो गया हमारा हाउ टू अप्रोच। अब थर्ड पार्ट आ गया सीबीएसई गाइडलाइंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट को आपको बनाना है तो आपको सीबीएसई गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आ गया कि द ऑब्जेक्टिव, भाई सीबीएसई ने जो है वो प्रोजेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा बहुत मैंने पहले ब्रीफ में बताया है कि वाई सीबीएसई इज इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया कि सीबीएसई ने जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, सीबीएसई वांट टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड रियल लाइफ। तो उस वजह से सीबीएसई ने प्रोजेक्ट क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जस्ट अ पेपर वर्क नहीं है, ये आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी रियल लाइफ है और जो थ्योरेटिकल आपने पढ़ा है, दोनों को आप क्या कर रहे हो, जो गैप है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। आप रियल लाइफ में देख रहे हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, हाउ टू अप्लाई द इकोनॉमिक्स। तो देखिए, आपको एक अपना जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स है बेसिकली, उसका डीपर नॉलेज लेने के लिए सीबीएसई ने ये इंट्रोड्यूस किया है। सेकंड, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, आपको रिसर्च करने के लिए, आपको एनालिटिकल और प्रेजेंटेशन स्किल, ये सारे डेवलप करने के लिए सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। डेमोन्स्ट्रेट कि आप कैसे इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है उनको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें, ये स्किल डेवलप हो आपके अंदर। एंड फॉलो अप द इंटरेस्ट, तो आपको इसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो भी फॉलो अप करने के लिए सीबीएसई ने ये सारा इंट्रोड्यूस किया है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग, तो ये सारे स्किल्स जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये सब कुछ डेवलप करने के लिए सीबीएसई ने क्या कर दिया, इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सीबीएसई वांट टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड रियल लाइफ। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको रियल लाइफ में आपको अप्रोच करना है, आपको सीखना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट है। तो आप उसमें बेसिकली यही कर रहे हैं। सीबीएसई गाइडलाइंस का सेकंड पार्ट आ गया, द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क आर दैट, कि आपको जो सीबीएसई का जो प्रोजेक्ट है वो जो सबमिशन करना है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो देखिए, सबसे पहले सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि आपको एक प्रोजेक्ट ही बनाना है थ्रू आउट द ईयर। अभी तक हमारी गाइडलाइन सीबीएसई की यही है कि आपको क्लास 11-12 के अंदर एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। सेकेंड, जो उसकी प्रोजेक्ट जो है वो शुड बी, जो वर्ड लिमिट है वो आपको दे रखी है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं अगर पेज की बात करूँ तो मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 पेजेस होने चाहिए। इट विल बी एन इंडिपेंडेंट, मतलब ये आपका एक इंडिविजुअल टास्क है, आपको खुद को बनाना है, कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली आपका हैंड रिटन भी होना चाहिए, ये प्रिंटेबल नहीं होता है, तो हैंड रिटन में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, इंडिविजुअल बनाना है, और उसकी वर्ड लिमिट बता दी और एक प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये सीबीएसई के एक्सपेक्टेशंस है जो हम गाइडलाइंस में डिस्कस कर रहे हैं। देन उसके बाद में मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, कि कैसे आपको सबमिट करना है। तो देखिए, आपकी 11th क्लास में तो बेसिकली आपके इंटरनल टीचर पे सारा डिपेंड होता है, बट 12th क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टीचर होते हैं। तो 11th क्लास में तो बेसिकली आपके जो इंटरनल टीचर्स है उन्हीं को आपको क्या करना है, अपनी प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी है। और अब उसमें जो वाइवा होगा, देखो आपको पता है इकोनॉमिक्स का जो प्रोजेक्ट और 20 मार्क्स का होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली एक तो 20 मार्क्स का होता है, उसमें से 12 मार्क्स फाइल के होते हैं और 8 मार्क्स वाइवा। तो जो वाइवा के क्वेश्चंस होंगे वो भी पूरे किस पे बेस्ड होंगे, प्रोजेक्ट पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो वाइवा क्वेश्चंस होंगे वो सारे प्रोजेक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट फाइल जो आप तैयार करेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए।
एंड द इंटरनल एग्जामिनर शुड बी इंश्योर दैट द स्टडी, मतलब आपका जो इंटरनल टीचर है वो आपको जो सर्टिफिकेट भेजा के हम डिस्कस करेंगे उस पे सिग्नेचर होते हैं, तो इसका मतलब टीचर आपको वेरीफाई कर रहा है, आपको ऑथेंटिक, आपको रिवॉर्ड दे रहा है कि आपका वर्क ओरिजिनल है वो चेक करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओरिजिनल वर्क आपका है नहीं, ये इंटरनल टीचर आपको वेरीफाई करेगा। कैसे करेगा? पूरा प्रोजेक्ट देख के उस जो सर्टिफिकेट है उस पर सिग्नेचर होंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन केस एनी डाउट, ऑथेंटिक डाउट शुड बी चेक्ड एंड वेरीफाइड, तो वो उनको वेट कर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो टीचर आपको टाइमली सजेस्ट कर देंगे, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा सबमिशन का प्रोसीजर है। देन उसके बाद आप देखिए मार्किंग स्कीम। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट है वो टोटल कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है, ठीक है। उसमें से जो फर्दर क्लासिफिकेशन है की अगर हम बात करें तो ये जो 12 मार्क्स है 3, 6 और 3, ये 12 मार्क्स फाइल है और देन 8 मार्क्स वाइवा है। तो फाइल भी फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। रिलेवेंस ऑफ टॉपिक का क्या मतलब है? रिलेवेंस मतलब आपका जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड योर इकोनॉमिक्स। सेकेंड, रिसर्च और जो नॉलेज कंटेंट है वो रिसर्च वर्क जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे, हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च, उसके क्या पार्ट होते हैं, कैसे करते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 6 मार्क्स का होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड प्रेजेंटेशन टेक्निक, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रोजेक्ट आपका जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो भी हम आगे विद सैम्पल प्रोजेक्ट स्टेप्स में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ आपका प्रोजेक्ट है वो कैसे हो सकता है, सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। एंड देन वाइबा, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो वाइबा के क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट फाइल। तो इसलिए आपको बेसिकली प्रोजेक्ट फाइल में जो भी आपने इंक्लूड किया है, जो भी आपने लिखा है, चाहे वो डायग्राम हो, न्यूमेरिकल हो, एवरीथिंग वॉट एवर यू इंक्लूडेड यू मस्ट एबल टू एक्सप्लेन। तो आपका वाइबा डेफिनेटली बहुत, और इसके लिए तो मैंने पूरी एक वाइबा सीरीज भी मेरे चैनल पर डाल रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग सजेस्टिव टॉपिक्स, तो जो टॉपिक सब सीबीएसई ने सजेस्ट किए वो ये है। बाकी यू कैन टेक एनी टॉपिक एज पर योर इंटरेस्ट और डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक्स। तो ये सारे सब्जेक्ट जो सीबीएसई ने सजेस्ट किए ये टॉपिक है कि जैसे पीपीसी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है। फॉर द 11th क्लास हम बात करें, 12th के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है, सोलर, मतलब ये तो सारे क्या हो गए आपके सिलेबस से रिलेटेड हो गए ना। ये सारे जो हैं सोलर एनर्जी, ये सारे जो आपके करंट इश्यूज हैं, एनी अदर न्यूज़पेपर आर्टिकल, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पे भी आप इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में आपको डेली आइडिया मिलता है प्रोजेक्ट, और इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक जो सबसे बड़ी जो मैगजीन आती है संडे की जो मैगजीन है, उसमें तो आपको सब कुछ ही सारा प्रोजेक्ट, मतलब उसमें सारे प्रोजेक्ट रेडी मिल जाता है, क्योंकि पूरा एक टॉपिक लिया जाता है, उसमें पूरा रिसर्च किया जाता है, तो वो सारा कंप्लीट उसमें मिल जाता है। इनविजिबल हैंड्स, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। प्राइस इफेक्ट, ये भी सिलेबस, ये भी सिलेबस है। बम्पर प्रोडक्शन, बून, एनी अदर टॉपिक, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ये सारे सजेस्टिव टॉपिक है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और बेसिकली अगर हम टॉपिक को बात करें, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आप सिलेबस से ले सकते हैं, एक आप अपने करंट इश्यूज को ले सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट इश्यूज चल रहे हैं न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में जो आ रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी वहाँ से टॉपिक लेके आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर लीजिए, या सब्जेक्ट का टॉपिक लेके उसको रियल लाइफ से कनेक्ट, इस तरीके से आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है ना। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस प्रोजेक्ट का, वो है बच्चे स्टेप्स टू प्रिपेयर ए रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको मैंने सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें फर्स्ट स्टेप होगा कवर पेज। नाउ अब कवर, हाउ टू डेवलप द कवर पेज, उसके लिए मैंने आपको पॉइंट्स भी लिख दिए हैं और एक सैम्पल प्रोजेक्ट भी आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आप सैम्पल की, सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम लिखना है टॉप पे, फिर उसके बाद में आपको स्कूल का लोगो लगाना है, फिर सेशन कौन सा आपका वो लिखना है, नेम ऑफ स्कूल लिखना है, इधर सबमिटेड टू टीचर का नाम, ठीक है, इधर सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर। और इसमें आप चाहे तो और भी बहुत, जैसे सपोज आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, जैसे ड्राइंग्स, डूडल्स, आप थोड़ा बैकग्राउंड इसमें आप अच्छा कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो और इम्प्रेसिव इसको आप बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको कवर पेज बनाना है। एंड द कवर पेज बच्चे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ये ध्यान रखना है कि कवर पेज हमें बहुत अच्छा सा बनाना है। देन सेकेंड जो
स्टेप्स है वो एक्नॉलेजमेंट। अब बच्चे एक्नॉलेजमेंट बेसिकली होता है क्या है कि यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग, क्या एक्नॉलेजिंग गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल दोज हु हैव हेल्प्ड इन द कैरिंग आउट। तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जिन्होंने भी हेल्प की है सबसे पहले आप उसमें थैंक यू देते हैं। इसके अलावा इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, इट शुड प्रोवाइड द ऑथर्स स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर समथिंग बी फैक्चुअल, मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपने इंक्लूड किया है वो सब कुछ ओरिजिनल है, फैक्चुअल है और आपने खुद ने सेल्फ किया है। तो ये सारा डिक्लेरेशन आप जो है वो एक्नॉलेजमेंट में कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब बच्चे इसका जो सैंपल है वो मैंने यहाँ लगा दिया है और सैंपल में देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लिख देंगे एक्नॉलेजमेंट की बड़े से लेटर में, और ये जो लैंग्वेज है वो सेट लैंग्वेज आप कॉपी कर सकते हैं। बस उसमें आपको क्या करना, नेसेसरी चेंज करना है। जैसे आपने यहाँ अपना टॉपिक का नाम चेंज कर जो है वो आपने अलग से लिख दिया, टीचर जो है टीचर का नेम आपने अपने टीचर इकोनॉमिक्स टीचर का नाम लिख दिया, इसके अलावा नीचे लास्ट में नेम ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर। तो ये नेसेसरी चेंज आपको करने हैं, बाकी जो इसकी सेट लैंग्वेज है वो आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं और यही वैलिड होती है, तो ये आप ले सकते हैं यहाँ से। तो आई होप आपको एक्नॉलेजमेंट का पेज कैसे तैयार करना है ये क्लियर हो गया होगा। देन थर्ड आता है सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिए द सर्टिफिकेट इज एन एकेडमिक डेजिग्नेशंस अवॉर्डेड स्टूडेंट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये एक तरीके से आपको एक रिवॉर्ड है, आपको एक अवार्ड है कि आपने अपना प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, आपका प्रोजेक्ट है एज पर द CBSE गाइडलाइंस बिल्कुल कंप्लीट है और फाइनली टीचर आपको एक सर्टिफाइड कर देता है। तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट है। तो इसका भी बच्चे आपको सैंपल मैंने आपको दिखाया है, तो आप इसमें सबसे पहले टॉप पे सर्टिफिकेट लिख देंगे। इसका भी सेट लैंग्वेज होती है जो एज इट इज़ आप कॉपी कर लीजिए और नेसेसरी चेंज लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट, ईयर्स और लास्ट में सर्टिफाइड बाय टीचर का नेम चेंज हो जाएगा, जो भी आपके इकोनॉमिक्स टीचर है उनका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से टॉपिक का नेम, तो ये नेसेसरी चेंज करके सेट फॉर्मेट सेट लैंग्वेज आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। देन उसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव समरी। तो बच्चे समरी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट बाय नेम, एग्जीक्यूटिव समरी मतलब द समरी ऑफ ऑल प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको लिखना होता है। तो शुरू में आप इसका बस हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, पूरा प्रोजेक्ट कवर कंप्लीट कर लीजिए, देन फिर आप इसको लिखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसको लिखने के लिए आपको मैं एक बहुत अच्छी हिंट देता हूँ और स्मार्ट तरीका बताता हूँ कि इसको आप 5 पैराग्राफ में लिखिए। एग्जीक्यूटिव समरी को, पूरे प्रोजेक्ट को आप समराइज करें तो सबसे पहले आप एक पैराग्राफ आपने लिख दिया कि व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, ये टॉपिक ही आपने क्यों लिया। देन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट भी आपने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, तो सेकंड पैराग्राफ आपने स्टेप्स का लिख दिया। थर्ड पैराग्राफ में आपने जो है वो टॉपिक मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया अबाउट, जैसे आपने सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया तो आपने सर्वे में क्या किया, या केस स्टडी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया तो व्हाट यू डिड, तो अबाउट द सर्वे अबाउट द केस स्टडी आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आपने बता दिया कि आपने क्या किया है। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पैराग्राफ है वो बच्चे आ जाता है कि आपके जो प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन का पूरा एक पेज बनाएंगे आप, आगे उसको डिस्कस करेंगे अभी हम। तो उसके बारे में जो हाईलाइट आप करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, उसका एक पैराग्राफ लिख दो। लास्ट में हम एक रिकमेंडेशन का भी पूरा पेज बनाएंगे जो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें जो रिकमेंडेशन जो आपके सजेशंस है जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, एक पैराग्राफ उसका लिख दीजिए। इस तरीके से आप 5 पैराग्राफ में अपने एग्जीक्यूटिव समरी लिख के आप पूरे प्रोजेक्ट को समराइज कर सकते हैं और ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। बिकॉज आप 1 से लेके 2 मिनट तक नॉन स्टॉप आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी, और आप पूरे प्रोजेक्ट के बारे में शॉर्ट में बता सकते हैं कि व्हाट यू डिड एग्जैक्टली। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, हाउ कैन यू डिफाइन योर प्रोजेक्ट, व्हाट यू डिड इन प्रोजेक्ट। तो आपने एक एग्जीक्यूटिव समरी बता दिया और इंप्रेसिव तरीके से बता दिया सब कुछ इस प्रॉपर तरीके से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आएगा ही नहीं। यही इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि यार बच्चे को सब कुछ पता है ना। उसके बाद आता है इंडेक्स, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स पेज भी हमेशा लास्ट में बनता है, बस आप पहले पेज नंबर सीक्वेंस ही रखनी है आपको, बस हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। बाद में पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद में फिर आप टॉपिक और उसके पेज नंबर भी आप लिख दीजिए। यहाँ पेज नंबर लिखे हुए नहीं है, आप चाहे तो पेज नंबर भी लिख दीजिए, टॉपिक और उनके आगे पेज नंबर लिख के इंडेक्स पेज तैयार आप कर सकते हैं। देन उसके बाद में बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो बेसिकली जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट ले रहे हैं। तो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है और 11th क्लास के लिए ले रहे हैं हम बेसिकली। तो ये स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है, रीज़न बिकॉज
हम सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में बेसिकली जो प्राइमरी डेटा यूज़ करेंगे, और प्राइमरी डेटा जो यूज़ करेंगे तो व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को इसमें इंक्लूड किया है। तो इसमें आपको बस केवल 4 पेजेस लेने हैं। इसमें सबसे पहले व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स वो बता दिया, फिर आपने उसके जो डेटा टाइप्स और वो सारा बता दिया कि क्या डेटा होता है। स्टैटिस्टिक्स शॉर्ट में क्या होता है, डेटा, और डेटा कितने टाइप के होते हैं वो आपने बता दिया, और उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं ये सारा आपने कवर कर लिया। देन उसके बाद में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा जो हमारे मेन होते हैं, तो ये क्योंकि इसमें हम देखो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में प्राइमरी डेटा यूज़ करते हैं, और जो केस बेस्ड प्रोजेक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी। तो ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, ठीक है। फिर जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसके अंदर आप जो मेनली जो मेथड लेते हैं वो लेते हैं क्वेश्चनर मेथड। तो उसके बारे में बताना जरूरी है कि व्हाट इज़ क्वेश्चनर मेथड, उसके कितने मेथड होते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, तो उसके बारे में आपने बता दिया। तो ये यहाँ क्वालिटीज़ हो रही है सारा। भाई आप मिनिमम 4 पेज, और बाकी आप देख लीजिए आपके हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, बट एटलीस्ट मिनिमम 4 पेजेस में आप इसको कवर कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन को। देन उसके बाद में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। अब जो भी आपने टॉपिक लिया है, तो जैसे इस बच्चे ने लिया है स्टार्टअप, तो ये स्टार्टअप्स का जो इंट्रोडक्शन है, जो भी आप टॉपिक लेंगे उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक है उसके पेजेस कितने लेने, मिनिमम 5 to 6 तो लेने ही है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आपका जो रिसर्च मेथोलॉजी है वो अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो इंट्रोडक्शन को कम कर दीजिए, वहाँ अगर शॉर्ट हो रहा है तो इसको, मतलब इंट्रोडक्शन को आप फ्लेक्सिबल रखिए ताकि आप मिनिमम 30 पेज और मैक्सिमम 40 पेज की रेंज में आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन को यूज़ करना है। तो जो भी आप टॉपिक लेंगे उसका इंट्रोडक्शन, अगर आपने सिलेबस से बेस्ड टॉपिक लिया है तो आपका इंट्रोडक्शन आपको बुक से मिल जाएगा। अगर आपने कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या कोई भी करंट इश्यूज़ लिया तो वो सारा आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे या गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन या न्यूज़पेपर से वहाँ से मिल जाएगा। तो वो सारा इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है पूरा प्रॉपर। जैसे इन्होंने पूरा स्टार्टअप के बारे में सारा इंट्रोडक्शन लिखा है, तो इनका टॉपिक बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो ये सारा गवर्नमेंट साइट्स पे और गूगल पे वहाँ से मिल गया, वहाँ से इन्होंने ले लिया। अगर आप कोई सिलेबस का टॉपिक लेंगे तो वो आपको बुक से लिख देंगे आप, ये सारा आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे इस तरीके से। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया रिसर्च मेथोलॉजी। जैसे आपने देखा था कि जो फाइल है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो टॉपिक होता है वो होता है रिसर्च मेथोलॉजी। अब रिसर्च मेथोलॉजी होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक सर्वे होता है और एक केस बेस्ड होता है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो वीडियो, वो बेसिकली सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसके अंदर हम सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो सर्वे होता है वो बेसिकली किस पे होता है, प्राइमरी डेटा पे होता है। और ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ डेटा, प्राइमरी डेटा, उसके वेरियस मेथड्स। तो ये सारा इसलिए 11th क्लास में आप अगर सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जब आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो फिर आराम से आप सेकेंडरी डेटा का जो बेस्ड होता है केस बेस्ड प्रोजेक्ट, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होता है। डायरेक्टली अगर आप केस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो थोड़ा टफ हो सकता है। बाकी ऐसे सीबीएसई की कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप 11th के लिए केस बेस्ड बनाए, 12th के लिए सर्वे बेस्ड 11th के लिए आप सर्वे बेस्ड बनाए और 12th के लिए केस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कोई सी क्लास में कोई सा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, वो आपके टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। बट ज़्यादा एडवाइजेबल ये रहता है कि 11th क्लास के लिए सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट ज़्यादा सुटेबल होता है, बिकॉज आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसमें डेटा मैथड सब पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस प्रेजेंटेशन ये सारा हम पढ़ते हैं। तो ये हमें पहले प्रैक्टिस इनकी करनी होती है, क्योंकि देखो केस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सेकेंडरी डेटा पे होगा, और फिर वो सेकेंडरी डेटा आपको कैसे कलेक्ट करना, उनका एनालिसिस, तो एनालिसिस करना सीखना पहले आपको प्राइमरी डेटा के साथ सीखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 2 तरीके के होते हैं। तो 11th क्लास में बेसिकली जो केस बेस्ड प्रोजेक्ट होता है वो सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होता है, और जो सर्वे बेस्ड होता है प्राइमरी डेटा पे, ठीक है ना। अब यहाँ हमने क्या लिया है, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट लिया है। तो सबसे पहले सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में आपका जो पेज बनाना है वो रिसर्च मेथोलॉजी एक पेज बना देना है, उस पर ये लिख के, और नीचे आप लिख सकते हैं कि सर्वे ऑन, टॉपिक का नाम भी लिख सकते हैं कि सर्वे ऑन स्टार्टअप स्कीम्स और व्हाटएवर जो भी आप यहाँ जो टॉपिक है उसके हिसाब से लिख के आप एक पेज लगा देंगे। देन उसके बाद में फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा या सर्वे। जो भी आप सर्वे कर रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। तो देखो जैसे आपने बेसिकली इसमें एक सैम्पल क्वेश्चनर भी आपको लगाना होता है, जो आपके सेट ऑफ क्वेश्चन है वो भी आप दिखा दे सकते हैं एक पेज पे कि ये मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, ये मेरे क्वेश्चनर से सैम्पल क्वेश्चनर। अब ये क्वेश्चनर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको। और ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, 2nd चैप्टर के अंदर क्वेश्चनर मेथड, उसमें हम पूरा पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स में कि व्हाट इज क्वेश्चनर, हाउ टू प्रिपेयर, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, क्या, ये सारा थ्योरी का पार्ट है जो हम स्टैट्स में पढ़ते हैं। तो वहाँ से भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस पर एक अलग से और वीडियो बना देंगे।
तो क्वेश्चनर आपको बनाना है, उसका एक सैंपल आप लगा दीजिए। सपोज आपने मिनिमम 8 क्वेश्चंस ले लिए, तो उस हिसाब से आप वो 8 क्वेश्चंस और क्वेश्चनर का फॉर्मेट के साथ आप एक सैंपल लगा दीजिए। उसके बाद में फिर आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे उनको देखो प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपने सपोज ये लिया, उसके मल्टीपल चॉइस ले लिया, तो आपने क्वेश्चन लिख दिया, उसकी चॉइस लिख दी, फिर आपने उसकी टेबल बना दी, ऑप्शंस, उसका टेली बार लगा दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर आपने बेसिकली आप 2 ही डायग्राम में से कुछ यूज़ कर सकते हैं, बार या पाई, ज़्यादा इजी रहता है। आपको ये 9th-10th में भी आपने बनाया तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो अगर आपको बार डायग्राम बनाना है तो आपको डिग्रीज भी निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए परसेंटेज भी चाहिए, डिग्रीज भी चाहिए। तो ये एक आपका टेबल अलग से और बनानी पड़ेगी। फिर आप उसका पाई बार डायग्राम बना दिया और उस पाई डायग्राम के बिहाफ पे आपने उसका कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन कर दिया। ऐसे आपको हर क्वेश्चंस का इस तरीके से पूरा आपको बनाना है। तो जैसे मान लो आपने 8 क्वेश्चंस लिए, आपने 10 लिए, तो 10 क्वेश्चंस लिए तो 10 पेजेस बना दीजिए, 6 लिए तो 6 बना दीजिए, 12 लिए तो 12। तो इस तरीके से आपका हर एक क्वेश्चन का एक पूरा पेज एक ही बनाइए, ठीक है। मैंने यहाँ 2-2 पेज एक साथ डाल रखे हैं, बाकी आपको एक पेज बनाना है पूरा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन का पूरा एक पेज बनाया है, फिर थर्ड क्वेश्चन का पूरा एक पेज बनाया। इन्होंने पूरे पाई डायग्राम यूज़ किए, आप इसमें बार डायग्राम दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सबका फॉर्मेट सेम ही है। हर क्वेश्चन का वही हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर उसका ये टेबल बना रहे हैं, फिर उसका ये टेबल, फिर डायग्राम, फिर ये। तो इस तरीके से जितने भी आपने क्वेश्चन लिए उतने आपके पेजेस सेपरेट। तो एक क्वेश्चन का एक ही पेज बनाइए ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ में आए। तो एक पेज पे आप एक ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने ये यहाँ 2-2 पेज लगा रखे हैं बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने 2-2 पेज यहाँ कवर कर रखे हैं। बाकी आपको एक ही पेज पे एक क्वेश्चन को कवर करना है और किस स्ट्रक्चर में करना है, फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन, इन्होंने जितने भी क्वेश्चन लिए उनका सबका एक सेपरेट पेज बनाया है और ये सारा इन्होंने डेटा एनालिसिस कर दिया है इसका। तो देखिए आप ये डेटा एनालिसिस करना सीख रहे हैं, ये आपका लाइफ स्किल्स डेवलप होगा। आपको डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया, डेटा कलेक्ट करना सीख गए, कौन सा मेथड यूज करना है, कैसे कलेक्ट करना है, फिर उनको कैसे टेबल बनाना है, कैसे फिर उनका हमें डायग्राम प्रेजेंटेशन करना है, फिर उसको प्रेजेंटेशन को हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो बताइए आपको रियल लाइफ में कितना बेनिफिट हो रहा है कि आप एक डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन सीख गए, तो आपकी लाइफ में हर जगह काम आएगा। बिकॉज आज के टाइम में डेटा को एनालिसिस करना और उसको यूज़ करके और उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें आपको स्किल्स डेवलप हो गए। तो ये सारे कवर हो गए हैं। नाउ लास्ट में फिर जब डेटा एनालिसिस आपने पूरा कर लिया, उसके बाद हमको कंक्लूजन लिखना है। व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन बेसिकली द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ द प्रोजेक्ट होती है, जो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, जो आप देखो आपने हर क्वेश्चन का अलग अलग कंक्लूजन लिखा है। अब यहाँ आप सबको क्या कर लीजिए, कंबाइन करके ओवरऑल प्रोजेक्ट का कंक्लूजन लिखना है, जिसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव, और कोशिश करिए इसको पॉइंट में लिखिए ताकि पॉइंट्स में लिख के आप पूरा ही कंक्लूड कर दें। कंक्लूड का मतलब आपका ऑब्जर्वेशंस, आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो आपने यहाँ लिख दिए, जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं। इंडिविजुअल आपने अलग लिखा है, प्रोजेक्ट का होल आपने यहाँ एक पेज पूरा डेवलप कर दिया। तो ये आपको स्ट्रक्चर देख लिया। देन उसके बाद में रिकमेंडेशंस का मतलब सजेशंस होती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो अभी तक आपने एक टॉपिक लिया, उस पर आपने डेटा कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया ना, उसके भी पे आपने कंक्लूजन भी ड्रॉ कर दिया। अब एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आप को अपने सजेशंस भी देना है कि भाई पर्टिकुलर जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स है, उसमें गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, और मैं समझा रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए, तो स्टार्ट किया और उसके बाद उसका कितना बेनिफिट लोगों को मिला, कितने अवेयर हैं, कितने नहीं हैं, क्या रियली वो बेनिफिशियल है नहीं है, ये सारा आपने एनालिसिस कर लिया। उसके बाद अब आप अपनी रिकमेंडेशन देखिए कि गवर्नमेंट और उसमें क्या कर सकती है और क्या अच्छा हो सकता था, ताकि जिससे ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट मिलता और उसका फ़ायदा ले सकते थे। तो रिकमेंडेशन में बेसिकली ये भी आप पॉइंट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो रिकमेंडेशन इज टोटली योर सजेशंस, योर ओपिनियन, योर लॉजिक। जो आपका अपना ओपिनियन है उसको लॉजिक के साथ आप यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि आज इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो आप व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, तो वो सारा आप यहाँ लिख देंगे। देन आता है बिब्लियोग्राफी। इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बतानी होती है कि आपने कहाँ से आपने जो भी देखो प्राइमरी डेटा लिया है तो उसकी तो कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि आपने ओरिजिनली खुद ने कलेक्ट किया, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। बट अगर आपने कोई भी सेकेंडरी डेटा भी इसमें यूज़ किया, जैसे इंट्रोडक्शन के लिए अगर आपने कोई वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट या कुछ भी यूज़ किया, तो वो सारी चीज़ें आप, कोई टॉपिक आपने बुक से लिया है कहीं से भी, वो रेफरेंस के लिए आप बिब्लियोग्राफी में डाल सकते हैं कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उससे पता लगता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना ऑथेंटिक है,
और कितना नहीं है, तो इसलिए ये डालना ज़रूरी होता है। तो आई होप बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में कि आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज मैंने इस पूरा कवर करने की कोशिश की है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। और मैंने फील किया था कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है बच्चों को इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट पे, और इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया और पूरा रिसर्च करके कंप्लीट कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो डेफिनेटली अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।